गति 100 प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में गुटबाजी की जितनी चर्चा पिछले 2 दिनों से थी, उसके मद्देनज़र नए सीएम के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू का चयन सहजता से हो गया। हालांकि यह फैसला उतना सहज है नहीं जितना ऊपर से लग रहा है। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने खुलकर अपने परिवार का दावा पेश किया था। इसके पीछे वीरभद्र सिंह की समृद्ध विरासत थी। ध्यान रहे, इन चुनावों में बीजेपी की हार के पीछे एक बड़ा कारण पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह धूमल की कथित उपेक्षा से उपजे असंतोष को ही बताया जा रहा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि कांग्रेस ने राज्य में एक तरह से जोखिम मोल लिया है, मगर इस जोखिम की वजह से प्रदेश राजनीति को एक सार्थक मोड़ मिला है। राज्य में कांग्रेस की राजनीति राज परिवार के साये से बाहर निकली है। सुक्खू एक आम परिवार से आते हैं। राजनीति में भी उनका करियर बिल्कुल नीचे से ऊपर उठने का रहा है। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि नया नेतृत्व सरकार में अपने कार्यकाल का फ़ायदा उठाते हुए प्रदेश में पार्टी को मजबूती देगा, मगर असंतोष को काबू में रखना एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। राज्य में बीजेपी की ताकत खास कम नहीं हुई है। उसकी विधायक संख्या और विधानसभा में बहुमत के बीच महज 9 सीटों का गैप है। ऐसे में अन्य राज्यों के अनुभव के मद्देनज़र कांग्रेस नेतृत्व को चौकस रहना होगा कि पार्टी के अंदर असंतोष का दूसरे फ़ायदा न उठा ले। हालांकि पहले राउंड में कांग्रेस नेतृत्व ने इस मसले को कुशलता से निपटाया है। प्रदेश विधायक दल की बैठक से पहले भले ही प्रतिद्वंदी गुटों की ओर से दबाव बनाने की कोशिशें हुई, लेकिन घोषणा होते ही प्रतिभा सिंह ने कह दिया कि आला कमान का फैसला उन्हें पूरी तरह मान्य है। अभी तो सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह को महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा सौंपने पर सहमति बन गई है। उप मुख्यमंत्री पद भी मुकेश अग्निहोत्री को दिया गया है, जो वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हैं। इन सबसे अलग शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिस तरह से राहुल गांधी मंच पर उठकर अपनी सीट से कई कदम आगे जाकर प्रतिभा सिंह से मिले, उन्हें गले लगाया, वह इस बात का साफ संकेत था कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, प्रदेश राजनीति में इस परिवार का ऊंचा स्थान बना रहेगा। यह सहयोग, सामंजस्य और सौहार्द की ही प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता की गारंटी है। इसके साथ अब कांग्रेस सरकार के सामने अपने किए गए वादों को पूरा करने की चुनौती है। कमोबेश एक ही अवधि में हुए हिमाचल, गुजरात विधानसभा और दिल्ली के नगर निगम चुनाव के परस्पर विरोधी परिणामों की व्याख्या वोटरों की ओर से सभी को खुश करने के रूप में भी की जा सकती है, लेकिन यह जनादेश में छिपे संदेश को नज़रअंदाज करने जैसा होगा। इन तीनों चुनावों के अलग अलग परिणामों में छिपे संदेश को सही रूप में समझना होगा। गुजरात में बीजेपी की जीत का शोर ज़्यादा है, इसलिए बात वहीं से शुरू करते हैं। 182 सदस्यीय
गुजरात विधानसभा में 150 से भी ज़्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने जो कर दिखाया है उसके लिए करिश्मा ही सही शब्द है, लेकिन यह सुशासन का कम राजनीतिक प्रबंधन और अस्मिता के भावनात्मक उभार का परिणाम ज़्यादा है। अगर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आ जाने के बाद भी बीजेपी वहां सुशासन दे पाई होती तो हालिया चुनावों से पहले पूरा मंत्रिमंडल ही नहीं बदलना पड़ा होता। विजय रूपाणी की जगह पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर पूरा मंत्रिमंडल बदलने पर भर से 27 साल बाद भी सत्ता बरकरार रखना संभव नहीं दिखा। तभी तो इसी साल मार्च में हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे गुजरात पहुंचे, लेकिन उसके बाद मोदी को गुजरात अस्मिता का प्रतीक बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसी चुनावी व्यूह रचना की, उसने यह करिश्मा मुमकिन कर दिखाया। बेशक इसमें कांग्रेस की दिशाहीनता की भी बड़ी भूमिका रही। पाटीदार आंदोलन से पैदा हुए हालात में 2017 में राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने पूरी ताकत और आक्रामक रणनीति के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसलिए तब बीजेपी को 99 सीटों पर समेटते हुए कांग्रेस 77 सीटें जीतने में सफल रही थी। पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल की आपने गुजरात में किस्मत आजमाई थी, लेकिन सीट तो बहुत दूर, उसे मत 1% से कम हासिल हुए थे। इस बार चुनावी परिदृश्य और परिणाम पूरी तरह बदल गए, तो इसलिए कि पिछले चुनाव में कांग्रेस की रणनीति के प्रमुख हथियार रहे अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल बीजेपी के पाले में खड़े नजर आए और खुद कांग्रेस पूरी तरह दिशाहीन दिखी। पहले दिल्ली और फिर पंजाब से कांग्रेस को बेदखल करने के बाद आपने इस बार गुजरात में पूरी ताकत झोंक दी। 13% मत हासिल करते हुए उसने कांग्रेस को 27% मत और 17 सीटों पर समेट दिया। इसलिए मोदी मैजिक की लहर पर सवार बीजेपी ने 53% मत और 156 सीटें हासिल कर इतिहास रच दिया। बहरहाल गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदलकर यदि बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाई तो उसके नेतृत्व की राजनीतिक और चुनावी प्रबंधन कला की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा करने से अन्य राजनीतिक दलों को किसने रोका है? सच तो यह है कि अन्य दल भी अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुसार ऐसी कवायद करते रहते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता विरोधी भावना की काट के नाम पर ही कांग्रेस ने पहले प्रदेश अध्यक्ष और फिर मुख्यमंत्री बदला था, पर बात नहीं बनी। इसमें दो राय नहीं कि लगभग 8.5 साल के बाद भी भारतीय राजनीति में मोदी मैजिक बरकरार है। हालांकि उसकी सीमाएं भी उजागर होने लगी हैं। गृह राज्य गुजरात की बात अलग है, वरना मोदी मैजिक केंद्र सरकार के चुनाव में ही ज़्यादा कारगर नज़र आता है, जहां उनका विश्वसनीय विकल्प तो दूर, उनके आसपास भी कोई नज़र नहीं आता। मोदी की असंदिग्ध लोकप्रियता के बावजूद बीजेपी हिमाचल में हर विधानसभा चुनाव में सत्ता बदलने का रिवाज नहीं बदल पाई। स्टॉप।